Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 14 biology FSC part 2. The topic is concentration of excretory product. आज के लेक्चर में बच्चे हम देखेंगे कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को किडनी कैसे मेंटेन करती है। जैसा कि बच्चे आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने किडनी की एनाटॉमी और यूरिन फॉर्मेशन के हवाले से डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मेटाबॉलिक वेस्ट जो कि यूरिन है उसकी कंसंट्रेशन को किडनी कैसे मेंटेन करती है। अब बच्चे जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो डिपेंड करते हैं वाटर अवेलेबिलिटी पर। मींस कि अगर बॉडी के अंदर वाटर ज़्यादा है तो तब किडनी क्या अपने अंदर अडॉप्टेशंस लेके आती है, और जब पानी कम अवेलेबल होता है तो तब किडनी अपने अंदर क्या अडॉप्टेशंस लेके आती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किडनी हैज़ टू अडेप्टेशंस, लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर एंड एक्सेसिव सप्लाई ऑफ वाटर। लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर क्या है कि जब बॉडी के अंदर पानी की अमाउंट कम होती है तो किडनी क्या करती है, वाटर को कंजर्व करती है ताकि बॉडी के अंदर वाटर की अमाउंट को बैलेंस कर सके। अब ये जो बच्चे वाटर है इसको कैसे कंजर्व किया जाता है, इसको कंजर्व किया जाता है रीअब्जॉर्प्शन से। रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो रही होती है, ट्यूब्यूल्स के अंदर। आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स के अंदर लूप ऑफ हेनले, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स और डिस्टल ट्यूब्यूल्स के बारे में डिस्कस किया था। उन ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है कि ग्लूमेरुलस फिल्ट्रेट मूव करता है। वो ग्लूमेरुलस फिल्ट्रेट जब मूव करता है तो उसके अंदर वाटर मौजूद होता है, उस वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। रीअब्जॉर्ब करके वाटर को कंजर्व किया जाता है ताकि वाटर की जो अमाउंट बॉडी के अंदर कम हो रही है उसको बैलेंस किया जा सके, और ये किडनी करती है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास है एक्सेसिव सप्लाई ऑफ वाटर। मीन्स जब बॉडी के अंदर वाटर की सप्लाई ज़्यादा होती है तो क्या होता है कि जो उनका यूरिन होता है वो डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट क्यों होता है, क्योंकि वहाँ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कम हो रही है एज कम्पेयर टू लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर। कि यहाँ तो पानी कम था तो पानी को रीअब्जॉर्ब किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पानी ज़्यादा अवेलेबल है, यहाँ वाटर की जो अमाउंट है उसको रीअब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा, बल्कि क्या किया जाएगा कि जितना वाटर पिया जा रहा है उस वाटर को उसी तरह यूरिन की फॉर्म में उसको बाहर रिमूव कर दिया जाएगा। जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी उतनी बॉडी उसको यूज़ कर लेगी, बाकी वो यूरिन की फॉर्म में बाहर निकाल देगी, जिसकी वजह से इनका जो यूरिन होगा वो डाइल्यूट होगा। और जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर होगा तो इसके अंदर जो यूरिन प्रोड्यूस बॉडी के अंदर होगा वो हाईली कंसनट्रेटेड होगा। अब बच्चे ये जो यूरिन हाईली कंसनट्रेटेड प्रोड्यूस होता है ये किस वजह से होता है, इसके दो तरह के मैकेनिज्म हैं जिनको हम आगे जाके डिटेल से स्टडी करते हैं। क्लियर। उसके बाद बच्चे हमारे पास है मेमेलियन किडनी, कि जो मेमेलियन किडनी जिनके अंदर हम लोग भी आ जाते हैं, ये वाटर कंजर्व करती है अप्रोक्सीमेटली 99.5%। इतना ये वाटर जो है किडनी अपने अंदर अब्जॉर्ब करती है, अपने अंदर इसको कंजर्व करती है। किस तरह इसको कंजर्व करती है, बाय ग्लूमेरुलस फिल्ट्रेट। अब ये जो अभी मैंने ट्यूब्यूल्स की बात की है, इनके अंदर जो ग्लूमेरुलस फिल्ट्रेट मूव करता है उसके अंदर जो वाटर होता है उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और वो कितना रीअब्जॉर्ब किडनी करती है, 99.5% जो है इतना वाटर कंजर्व करती है ताकि बॉडी के अंदर वाटर की जो अमाउंट है उसको बैलेंस किया जा सके। अब बच्चे हम लोगों ने बात की है कि जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर होती है, मीन्स जब बॉडी के अंदर पानी कम होता है तो पानी को कंजर्व किया जाता है, पानी को रीअब्जॉर्ब किया जाता है। वो कैसे रीअब्जॉर्ब किया जाता है, इसके लिए बच्चे हमारे पास दो मेथड हैं। एक हमारे पास है काउंटर करंट मल्टीप्लायर है, और एक हमारे पास है हार्मोनल। ये दो मैकेनिज्म है जिनके थ्रू हाईली कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस किया जाता है और बॉडी के अंदर वाटर की जो अमाउंट है उसको कंजर्व किया जाता है। इन दोनों मैकेनिज्म को बच्चे समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है उसकी समझ होनी चाहिए। आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर भी आप लोगों ने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिटेल से स्टडी किया था। आज के लेक्चर में आप लोगों को मैं ब्रीफ सा इसका इंट्रोडक्शन दूंगी ताकि आप लोगों को काउंटर करंट मल्टीप्लायर और हार्मोनल की जो मैकेनिज्म है उसकी आपको ईजिली समझ आ जाए। ये बच्चे हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि ये सबसे पहले हम इसके पार्ट्स को देख लेते हैं जो कि आप लोगों ने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर देखे थे। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि यहाँ कप शेप स्ट्रक्चर है जिसको हमने नाम दिया था बूमेंस कैप्सूल का। इसके अंदर नेटवर्क होता है कैपिलरीज का। ये जो आप लोगों को रेड कलर का जो नेटवर्क इसके अंदर नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या है, ग्लूमेरुलस है। ठीक है। इसके साथ दो आर्ट्रियोल अटैच हैं। एक हमारे पास एफरेंट है आर्ट्रियोल, जहाँ से ब्लड एंटर हो रहा है, वो ब्लड एंटर हो रहा है जिसके अंदर नाइट्रोजन वेस्ट है, मीन्स गंदा खून भी हम कह सकते हैं।
हैं, ठीक है। इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो बॉडी के अंदर या किडनी के अंदर वो एंटर होते हैं, ठीक है। और दूसरी हमारे पास आर्ट्रियोल होती है, इफ्रेंट आर्ट्रियोल। इसके अंदर से जो ब्लड है वो प्यूरिफाई करके बाहर निकाला जाता है और बॉडी को सप्लाई किया जाता है। और उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं पहली जो बालदार नाली थी, उसको हमने नाम दिया था किस चीज़ का, प्रोक्सिमल कन्वोलेटिव ट्यूब्यूल्स, जिसको हम कहते हैं पीसीटी। ये बच्चे पीसीटी यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ, आगे जाके भी मैं पीसीटी वर्ड यूज़ करूँगी, तो आप लोगों को इसकी समझ आ जानी चाहिए कि ये हमारे पास प्रोक्सिमल कन्वोलेटिव ट्यूब्यूल्स हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास आ जाते हैं लूप ऑफ हेनले। अब ये जो आप लोगों को यू शेप्ड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, लूप ऑफ हेनले है। इसकी हमारे पास दो लिम्स है, एक ये नीचे को आ रही है, इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और ये जो हमारे पास इधर है, ये जो नीचे ऊपर की तरफ जा रही है, ये हमारे पास असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। ये आप लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं इसलिए आप लोगों को दे रही हूँ ताकि जो आप लोग मैकेनिज्म हार्मोन का डिस्कस करने वाले हैं या मल्टीप्लायर का करने वाले हैं, उसकी आपको समझ आ जाए। इसके ऊपर ये बच्चे एक्स्ट्रा जो होती है कैपिलरी का एक नेटवर्क होता है, जिसको हम कहते हैं वेजा रेक्टा। वेजा रेक्टा जो होती है, ये रीअब्जॉर्प्शन करती है वाटर की, साल्ट की, और वो यूजफुल प्रोडक्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन करती है जो कि बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डिस्टिल ट्यूब्यूल्स। डिस्टिल ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, डीसीटी इसको कहते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास सेकंड बालदार नाली होती है। यहाँ भी क्या हो रही होती है, सोडियम आयन जो होते हैं उनकी रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है और साथ वाटर की हो रही होती है। और लास्ट पे हमारे पास आ जाती है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है जिसके अंदर जो यूरिन होता है वो जो कलेक्ट किया जाता है और यूरेटर के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर। ये बच्चे हमारे पास था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन आप लोगों को समझाने का मतलब ये है कि जो हमारे पास काउंटर करंट मल्टीप्लायर है वो कहाँ हो रहा है, वो एक्चुअली हो रहा है इस लूप ऑफ हेनले के अंदर। इसकी असेंडिंग और डिसेंडिंग जो लूप है, इसके अंदर जो है एक्सचेंज हो रहा होता है चीज़ों का। ये देखें बच्चे, मैंने आप लोगों को बताया कि जो चीज़ें नीचे की तरफ मूव करती हैं मींस उसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, क्योंकि वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं। जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, असेंडिंग लूप कहते हैं। और जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती हैं उनको हम डिसेंडिंग लूप कहते हैं। अब ये जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर है, ये लूप ऑफ हेनले के अंदर हो रहा होता है। इसके अलावा जो हार्मोन का काम हो रहा होता है, हार्मोन का जो मैकेनिज्म हो रहा होता है, वो डिस्टिल ट्यूब्यूल्स के अंदर भी हो रहा होता है, असेंडिंग लूप के अंदर भी, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर भी हो रहा होता है। क्लियर। और ये हमारे पास नेफ्रॉन का वो पार्ट है जो कि एक्स्ट्रा मेडुलरी पार्ट है। इसके अंदर ये दोनों मैकेनिज्म हो रहे होते हैं ताकि वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाए और वाटर की अमाउंट को बॉडी के अंदर बैलेंस किया जा सके। उसके बाद बच्चे हमारे पास है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। अब ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर है क्या चीज़? काउंटर करंट जो होता है बच्चे, ये होता है ऑपोजिट फ्लो। ऑपोजिट फ्लो किस चीज़ का, कि जो फ्लूइड जो फिल्ट्रेट इन ट्यूब्यूल्स के अंदर मूव कर रहा होता है, उसका जो ऑपोजिट फ्लो है उसको हम कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। मीन्स अगर एक चीज़ ऊपर को जा रही है तो दूसरी चीज़ नीचे की तरफ जा रही होगी, ठीक है। दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी और पैरेलल होगी, ठीक है। इस मैकेनिज्म को हम काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहते हैं। यहाँ बच्चे हमारे पास है द ऑपोजिट फ्लो ऑफ एडजेसेंट फ्लूइड दैट मैक्सिमाइज ट्रांसफर रेट। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो एडजेसेंट फ्लूइड होता है मीन्स वाटर और जो सल्यूट उस फिल्ट्रेट के अंदर मूव कर रहा होता है, उनकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट फ्लो होती है जो कि ट्रांसफ़र रेट को इंक्रीज कर रही होती है। इसको हम कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। अब ये क्या करते हैं कि बच्चे, जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो कि नेफ्रॉन से बाहर किडनी का जो फ्लूइड होता है उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। ये जो मैकेनिज्म है ये क्या करता है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हाईली कंसनट्रेटेड बनाता है। हाईली कंसनट्रेटेड क्यों बनाता है? ताकि जो वाटर है उसको रीअब्जॉर्ब किया जा सके, मीन्स फिल्ट्रेट लॉसेस वाटर। वाटर का जो लॉस है उसको फिल्ट्रेट कर सके, उसको बचा सके। उसके नतीजे में क्या होता है कि जो यूरिन होता है वो हाईली जो है कंसनट्रेटेड प्रोड्यूस होता है इस काउंटर करंट मल्टीप्लायर से। दूसरे अल्फाज में आप लोग ये भी कह सकते हो कि जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर होता है ये हाईली कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए मैकेनिज्म होता है जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद होता है। उसके बाद बच्चे हमारे पास है स्टेप्स ऑफ काउंटर करंट मल्टीप्लायर।
अब ये जो स्टेप्स इसके अंदर काउंटर करंट मल्टीप्लायर के अंदर होते हैं, ये डिपेंड करते हैं लूप ऑफ हेनले पे। मैंने पीछे जब आप लोगों को डायग्राम समझाई उसके अंदर बताया कि जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर है वो कहाँ हो रहा होता है, लूप ऑफ हेनले के अंदर। तो लूप ऑफ हेनले के अंदर जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं लूप्स। एक हमारे पास होती है डिसेंडिंग लूप और एक होती है असेंडिंग लूप। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या होती है। अब ये डिसेंडिंग लूप कौन सी थी, जो कि प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल से नीचे की तरफ आ रही थी। इसके अंदर जो है फिल्ट्रेट पासवर्ड डाउनवर्ड, इसके अंदर जो फिल्ट्रेट मूव करेगा वो डाउनवर्ड मूव करेगा, क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रही है तो उसका जो फिल्ट्रेट होगा वो भी डाउनवर्ड मूव करेगा। जब वो डाउनवर्ड मूव करेगा तो जो डिसेंडिंग लूप होती है ये परमिएबल होती है फॉर वाटर। इसका क्या मतलब है, परमिएबल फॉर वाटर मीन्स कि वो वाटर के अंदर उसके वाटर चैनल्स होते हैं ताकि वाटर इजीली बाहर मूव कर सके। ओस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम फिल्ट्रेट बैक टू द किडनी, इसके अंदर क्या होगा कि जो फिल्ट्रेट डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा उसके अंदर वाटर मौजूद होगा और वो वाटर क्या करेगा, बाहर की तरफ मूव करेगा। क्लियर। जो डिसेंडिंग लूप होती है वो क्या करती है कि वाटर जो होता है उसके फिल्ट्रेट के अंदर उसको बाहर की तरफ मूव करवाते हैं, क्योंकि जो डिसेंडिंग लूप होती है वो परमिएबल होती है फॉर वाटर, क्योंकि वो पानी को इजीली बाहर निकाल सकती है। उसके बाद हमारे पास है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या करती है कि ये ऐसी लूप होती है जो कि ऊपर की तरफ जा रही होती है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इनका जो फिल्ट्रेट होगा वो भी क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ जो वाटर है वो बाहर नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि ये डिसेंडिंग लूप परमिएबल है वाटर के लिए, जो असेंडिंग है वो वाटर के लिए परमिएबल नहीं है, जिसकी वजह से आउट ऑफ वाटर इज़ नॉट अलाउड, इसमें से पानी नहीं निकल पाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो सोडियम आयंस होते हैं या सोडियम साल्ट इसके अंदर मौजूद होते हैं ये इसके लिए परमिएबल होती है। क्लियर। आप लोगों को डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप की समझ आई कि जो डिसेंडिंग है वो वाटर के लिए परमिएबल है और जो असेंडिंग है वो सोडियम आयंस के लिए परमिएबल है, ताकि वो सोडियम आयंस को कम कर सकें। क्लियर। उसके बाद हमारे पास है मेंटेन हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। जैसे ही ये सोडियम को बाहर निकालेगी और जो डिसेंडिंग लूप है वाटर को बाहर निकालेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑस्मोटिक जो कंसंट्रेशन है उसको बैलेंस किया जाएगा, उसको मेंटेन किया जाएगा। अब देखिए बच्चे, आप लोगों ने नेफ्रॉन की दो टाइप्स को स्टडी किया था। एक थे हमारे पास कोर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा था हमारे पास डेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब ये जो चीज़ें मूव करती हुई प्रोक्सिमल से लूप ऑफ हेनले के अंदर आती हैं, तो जैसे ये ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं तो ये क्या करती हैं कि हाईली कंसनट्रेटेड होती जाती हैं। मींस जब इसके अंदर से वाटर निकलता जाता है तो जो फिल्ट्रेट बचता है वो हाईली कंसनट्रेटेड होता है। तो इसी वजह से यहाँ क्या है हमारे पास, इंक्रीज ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन फ्रॉम कोर्टेक्स टू मेड्यूला, कि इसके अंदर जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होगी वो इंक्रीज होती जाएगी ऊपर से जब नीचे की तरफ आएंगे। तो जब वाटर उसके अंदर से निकलता जाएगा तो जो हमारे पास फिल्ट्रेट बचेगा वो हाईली कंसंट्रेटेड होगा और जो यूरिन होगा वो भी हाइपरटोनिक होगा। हाइपरटोनिक मीन कि उसके अंदर सल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और जो पानी की कंसंट्रेशन होगी वो कम होगी। क्लियर। ठीक है, इस वजह से इसको हम हाइपरटोनिक यूरिन कहते हैं। ये बच्चे डायग्राम आप लोगों को लूप ऑफ हेनले की दिखाई जा रही है। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों ने इसको समझना है कि ये हमारे पास क्या होता है। ये लूप ऑफ हेनले है जहाँ जो हमारे पास एक्सचेंज हो रहा है डिफरेंट फ्लूइड्स का, जैसे हमारे पास वाटर है और साल्ट है। और अभी हमने मल्टीप्लायर के अंदर बात की कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर ऐसा क्या होता है कि उसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, तो इस वजह से हम उसको काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहते हैं। ये देखिए बच्चे, हमारे पास है यहाँ ये लूप ऑफ हेनले है। यहाँ जो इसकी ओस्मोलैरिटी है ब्लड की, ये ब्लड कहाँ से आ रहा है, ग्लूमेरुलस फिल्ट्रेट से आ रहा है। ठीक है, जब वुमेन्स कैप्सूल के अंदर ग्लूमेरुलस फिल्ट्रेट आता है तो वो मूव करता है किसके अंदर, पीसीटी के अंदर, यानी प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर, और वहाँ से फिर ये मूव करता है, ये हमारे पास प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स हैं, यहाँ से मूव करता हुआ लूप ऑफ हेनले के अंदर आता है। जब ये प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है तो इसके अंदर जो ब्लड की ओस्मोलैरिटी बच्चे क्या होती है, ये टोटल नंबर ऑफ सल्यूट कंसंट्रेशन होती है फ्लूइड के अंदर। जो फिल्ट्रेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ सल्यूट्स है उसको हम ओस्मोलैरिटी कहते हैं। तो यहाँ जो ब्लड की ओस्मोलैरिटी कितनी है, 300 है। जैसे ही बच्चे ये नीचे डाउनवर्ड मूव करती जाएगी तो ओस्मोलैरिटी आप लोगों को इंक्रीज नज़र आ रही है। जैसे यहाँ 300 था तो यहाँ हमारे पास क्या है, 400 है, और इससे नीचे आए तो 600 है,
उससे नीचे आए तो हमारे पास कितनी है 900 है। ठीक है, ये देखिए ओस्मोलैरिटी आप लोगों को इंक्रीज होती नज़र आ रही है। वो ये क्यों इंक्रीज होती जा रही है? क्योंकि हमने बात की है कि जो हमारे पास डिसेंडिंग लूब है वो परमिएबल है किस चीज़ के लिए? वाटर के लिए। ये देखें जो एरो आप लोगों को शो करवाए जा रहे हैं ये क्या है? यहाँ से वाटर निकलता जा रहा है। जब यहाँ से वाटर निकलता जाएगा तो ये जो हमारे पास फिल्ट्रेट होगा वो हाईली कंसनट्रेटेड होता जाएगा, मीन्स इसकी ओस्मोलैरिटी इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ हमारे पास 400 है, फिर 600 है, उसके बाद 900 और लास्ट पे जाके ये हमारे पास कितनी बन जाती है? 1200 बन जाती है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ जो यूरन होगा वो हाईली कंसनट्रेटेड होगा एट 1200। मीन्स इसके अंदर जो जितने भी फिल्ट्रेट होगा, फिल्ट्रेट के अंदर सल्यूट की कंसनट्रेशन हाई होगी और वाटर की कम होगी। क्यों? क्योंकि वाटर तो यहाँ बाहर निकल गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। मीन्स पानी बॉडी के अंदर कम है, तो पानी की अमाउंट को पूरा करने के लिए इसमें से वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो वाटर सारा बाहर चला गया, जिसकी वजह से ये वाली जो कंडीशन है ये तो मेनटेन हो गई, लेकिन ये वाली जो इसके अंदर फिल्ट्रेट मूव कर रहा है वो हाईली सल्यूटेड हो गया है। ठीक है, उसके अंदर सल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई है। लेकिन जैसे ही ये फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ मूव करेगा, यहाँ नीचे की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, जो कि हमारे पास है असेंडिंग लूब। अब ये जो हमारे पास है यहाँ देखिए ओस्मोलैरिटी 1200 से 700 पे चली गई है, 700 से फिर 400, 400 से फिर 200। यहाँ आप लोगों को ओस्मोलैरिटी डिक्रीज होती नज़र आ रही है, यहाँ ओस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही थी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से पानी निकल रहा था, लेकिन यहाँ ओस्मोलैरिटी कम हो रही है। क्यों? क्योंकि ये वाली जो लूप है ये हमारे पास असेंडिंग लूप है, जो कि परमिएबल है किस चीज़ के लिए? सोडियम आयंस के लिए, सोडियम के लिए, पोटाशियम के लिए, और क्लोराइड जो आयंस होंगे वो इस फिल्ट्रेट में से बाहर निकल जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी जो ओस्मोलैरिटी होगी वो क्या करेगी? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ये 100 तक पहुंच गई है। ठीक है, तो आप लोगों को ये जो डायग्राम इसलिए यहाँ समझाई गई है ताकि आप लोगों को पता चले कि जो फिल्ट्रेट इसके अंदर मूव कर रहा है उसकी ओस्मोलैरिटी कब इंक्रीज होती है और कब डिक्रीज होती है। तो डिसेंडिंग लूप के अंदर ओस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है, और जो हमारे पास असेंडिंग लूप है वहाँ ओस्मोलैरिटी डिक्रीज हो रही है। अब ये देखिए दोनों डायरेक्शंस के अंदर आप लोगों को ऑपोजिट डायरेक्शन नज़र आ रही है। यहाँ ओस्मोलैरिटी क्या हो रही थी? इंक्रीज़ हो रही थी, और यहाँ ओस्मोलैरिटी डिक्रीज़ हो रही है। तो अब ये स्टार्ट में मैंने क्या बात की थी कि जो हमारे पास काउंटर करंट मल्टीप्लायर है उसके अंदर जो फ्लूइड होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है जो कि इंक्रीज़ हो रही थी, इसकी ऊपर की तरफ है जो कि डिक्रीज़ हो रही है। तो ये हमारे पास एक ऑपोजिट फ्लो है। अब ये जो ऑपोजिट फ्लो है ये कैसे काम करता है इसको जाके हम नेक्स्ट देखते हैं, जब इसके अंदर हम वेजा रेक्टा को शो करेंगे। ये जो वेजा रेक्टा है वो ऐसे कैसे एक्सचेंज करता है, एक्सचेंज करके वो वाटर को कैसे रीअब्जॉर्ब कर रहा है। क्लियर? ये था बच्चे हमारे पास जो है काउंटर करंट मल्टीप्लायर, जो कि वाटर के जो वाटर है और सॉल्यूट का ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा रहा है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है हार्मोन्स। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये भी क्या करते हैं? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। मीन्स अगर वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है बॉडी के अंदर तो हार्मोन्स क्या करते हैं? वाटर को रीअब्जॉर्ब करते हैं ताकि बॉडी के अंदर वाटर की अमाउंट को रिटेन कर सकें। इसके लिए बच्चे दो हार्मोन्स हैं। सबसे पहला जो हमारे पास हार्मोन है वो है एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स। ये कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? ये कॉर्टेक्स रीजन में होता है। नेफ्रॉन का जो कोर्टिकल पार्ट होता है वहाँ प्रोड्यूस होता है। उसके अंदर एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स क्या करते हैं? एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। इनका बेसिकली काम क्या होता है कि ये सोडियम की अपटेक करते हैं। लूप ऑफ हेनले जो कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो परमिएबल होती है सोडियम आयंस के लिए। तो सोडियम आयंस जो होते हैं वो लूप ऑफ हेनले से बाहर आते हैं बाय द हेल्प ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स। क्लियर? इसके अलावा जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं वो डीसीटी पे में डिस्टल कन्वुलेटरी जो ट्यूब्यूल्स होती हैं उसके ऊपर एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स काम करते हैं, जिसके नतीजे में सोडियम आयंस होती हैं वो भी बाहर आते हैं। जैसे ही सोडियम आयंस बाहर आते हैं तो उसके साथ साथ जो होता है वाटर वो भी मूव करता है, जिसकी वजह से जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर पानी की कमी होती है उसको एल्डोस्टेरोन की मदद से पूरा कर लिया जाता है। उसके बाद बच्चे हमारे पास सेकंड जो हार्मोन है वो है एडीएच, मीन्स एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। इसका जो दूसरा नाम होता है वो वैसोप्रेसिन होता है। ये कहाँ बच्चे प्रोड्यूस होता है? ये प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस के अंदर। हाइपोथैलेमस के अंदर ये बनता है और इसको मूव करवा दिया जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड।
और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है आप लोग जानते हैं कि इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसकी जो पोस्टीरियर लोब होती है वहाँ एडीएच हार्मोन है वो प्रोड्यूस होता है। इसका काम भी क्या होता है कि ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर जो फिल्ट्रेट मूव कर रहा होता है इसके ऊपर ये काम करता है। उसके अंदर जितना भी वाटर होता है उसको रीअब्जॉर्ब कर लेता है ताकि जो पानी की कमी बॉडी के अंदर हो रही है उसको पूरा कर सकें। वाटर फ्रॉम फिल्ट्रेट गोज बैक टू द किडनी, मीन्स के जो वाटर फिल्ट्रेट के अंदर होता है वो बैक किडनी की तरफ मूव करता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो बॉडी फ्लूइड होता है वो हाइपोटोनिक हो जाता है। मीन्स उसके अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन है पहले कम थी क्योंकि वो हाइपरटोनिक था। जैसे ही ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन ने काम किया तो उसकी वजह से जो बॉडी फ्लूइड हो गया वो क्या हो गया, हाइपोटोनिक हो गया। जैसे ही बॉडी फ्लूइड हाइपोटोनिक हो गया तो जो एडीएच की अमाउंट वहाँ आ रही थी वो इनहिबिट कर जाएगी क्योंकि वहाँ तो वाटर की जो कमी थी उसको पूरा कर लिया गया है। जैसे ही वाटर की कमी पूरी हो जाएगी तो एडीएच हार्मोन्स होगा वो भी प्रोड्यूस होना कम हो जाएगा, ठीक है, उसकी इनहिबिशन हो जाएगी। उसके बाद बच्चे ये जो आप लोगों को डायग्राम के अंदर दिखाया जा रहा है ये हमारे पास एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है वो फिल्ट्रेट मूव कर रहा है। ये जो एरो के अंदर आपको शो करवाया जा रहा है ये हमारे पास फिल्ट्रेट है और ये एटीएच हार्मोन्स है जो कि हाइपोथैलेमस के अंदर प्रोड्यूस हुआ था और वो गया किसके पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस हुआ एटीएच हार्मोन्स जो कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं इसके थ्रू कहाँ आ जाता है, इस यूरन के पास जो कि इस फिल्ट्रेट जो कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। यहाँ जो है वो काम करता है। इसके नतीजे में क्या होता है कि वाटर जो होता है वो बाहर आ जाता है क्योंकि बच्चे इसके साथ कुछ स्पेसिफिक एक्वापोरिन्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि वाटर के लिए परमिएबल होते हैं। तो इसी यूरन के अंदर जितना भी वाटर होता है उसको बाहर निकाल लिया जाता है और ये वाला जो हिस्सा बाहर वाला हिस्सा है ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, यहाँ पानी की कमी है। तो जब ये इस फिल्ट्रेट के अंदर से पानी निकाल लिया जाएगा तो इस जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा उसके अंदर ये वाटर एंटर कर दिया जाएगा ताकि वाटर को रिटेन किया जा सके। उसके बाद बच्चे ये डायग्राम है जो कि इस डायग्राम से आप लोगों को पूरा जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने किडनी का पढ़ा है इसके अंदर यूरिन फॉर्मेशन के हवाले से और इसके स्ट्रक्चर के हवाले से और इसके अलावा जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो आप लोगों को क्लियरली इससे समझ आ जाएगी। उसी तरह हमारे पास है, इसको दोबारा से इनकी लेबलिंग बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसको पीछे डिस्कस कर लिया है। ये बच्चे जो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स होती हैं इसके अंदर जो होती है रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर की, साल्ट की, ठीक है, मैक्सिमम जो वाटर जो है और जो साल्ट है इसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बाकी जो काम हो रहा होता है वो लूप ऑफ हेनले के अंदर हो रहा होता है। लूप ऑफ हेनले की ये दो लूप हैं, इसके अंदर ये वाली जो लूप है ये क्या करती है, वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेती है और ये वाली जो लूप होती है ये असेंडिंग लूप होती है जो कि किस चीज़ को कर लेती है, रीअब्जॉर्ब, साल्ट को रीअब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद बच्चे यहाँ मैं आप लोगों को बताना क्या चाह रही हूँ कि ये जो हमारे पास वेजा रेक्टा होता है, वेजा रेक्टा के अंदर जो चीज़ें अपवर्ड पहले मूव कर रही थी, ठीक है, वो डाउनवर्ड मूव करती हैं। तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर के अंदर भी क्या हो रहा है कि ये चीज़ें अगर नीचे को मूव कर रही थी इसकी ओस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही थी, लेकिन जब ये वाला जो फ्लूइड इधर को मूव करेगा, ठीक है, इस वेजा रेक्टा के अंदर मूव करेगा तो इसकी ओस्मोलैरिटी डिक्रीज होती जाएगी। उतनी ओस्मोलैरिटी होगी जितनी हमारे ब्लड की होती है, ठीक है, ह्यूमन ब्लड की जो बच्चे ओस्मोलैरिटी होती है वो 300 होती है। तो आप लोगों ने देखा था कि यहाँ जो हमने पीछे डिस्कस किया था यहाँ ओस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही थी। तो जैसे ही ये इसके अंदर वेजा रेक्टा के अंदर ये मूव करेगा वो कैसे करेगा, क्योंकि जब ये जो हमारे पास हार्मोन्स जो हैं वो काम करते हैं, हार्मोन्स के नतीजे में जो भी पानी आएगा वो सारा इसके अंदर आएगा तो आके क्या करेगा, इसकी ओस्मोलैरिटी को डिक्रीज कर देगा, ठीक है। यहाँ से जो वाटर इधर से भी आएगा वो सारा इस फ्लूइड के अंदर एंटर होगा और साथ साथ इसकी जो ओस्मोलैरिटी होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ जो चीज़ें थी वो इंक्रीज हो रही थी लेकिन यहाँ जो चीज़ें ऊपर को जाएंगी वो डिक्रीज करेंगी, जिसकी वजह से हम इसको ऑपोजिट फ्लो कहते हैं कि एक जो चीज़ इंक्रीज हो रही है और दूसरी साइड पे डिक्रीज हो रही है, इसको हम कहते हैं जो है काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म है वो हम कहते हैं। क्लियर। उसके बाद यहाँ हमारे पास आ जाता है डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। इसके अंदर क्या होता है कि जो एल्डोस्टेरोन और एडीएच जो हार्मोन्स होता है, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं कि इस डिस्टिल जो ट्यूब्यूल्स होती हैं इसके ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से जो सोडियम और जो वाटर आयंस होते हैं वो बाहर आते हैं और बाहर आने के नतीजे में क्या होता है कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इसके जो बैलेंस है या इसकी जो कंसंट्रेशन है इसको मेंटेन करते हैं। ये बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं इसके अंदर एल्डोस्टेरोन और एंटी डायूरेटिक जो हार्मोन्स होता है वो काम करते हैं।
उसके बाद बच्चे हमारे पास आती है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। अब ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है इसके अंदर एक ही हार्मोन्स है जो कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वो काम करता है, और उसके नतीजे में क्या होता है तो जो वाटर है मैक्सिमम वाटर यहाँ से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये जो वाटर होता है ठीक है, ये इसके साथ जो हमारे पास असेंडिंग लूप के अंदर जो सोडियम आयंस बाहर आ रहे थे उसके साथ ये क्या करता है एक्सचेंज करता है, ताकि एक्सचेंज करके इसकी ओस्मोलैरिटी को डिक्रीज़ किया जा सके, और डिक्रीज़ करके जो ब्लड है वो प्योरीफाई करके जो है बॉडी को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ठीक है, ये था बच्चे हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ काउंटर करंट मल्टीप्लायर। उसके बाद जो हमारा पूरा इसकी कंक्लूजन हमारे पास क्या है कि जो किडनी है वो ओस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन है, ना सिर्फ वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए हेल्प कर रही है बल्कि वो एज आ ओस्मो रेगुलेशन मीन्स वाटर और सॉल्ट को बैलेंस करने के लिए भी वो जो है वो यूटिलाइज हो रही है। वो जो इसकी कंसंट्रेशन है यूरिन की वो डिपेंड करती है वाटर अवेलेबिलिटी पे, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की। ठीक है, तो जो किडनी है वो हमारी बॉडी के अंदर एक एक्सक्रीटरी रोल रखती है, इसके अलावा ओस्मो रेगुलेटरी जो है हमारे पास रोल है वो भी करती है। ठीक है, वाटर और सॉल्ट को भी बैलेंस कर रही है और नाइट्रोजन वेस्ट को यूरिन की फॉर्म में बॉडी से रिमूव कर रही है। क्लियर, ये था बच्चे आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू सो मच।